बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि मैंने क्लास 10 में 93% कैसे लाए, पर ये बताने से पहले मैंने ये कैसे किया, मुझे एक चीज़ क्लियर करने दो। मैं एक टॉपर नहीं था। मैंने जेन्युइनली क्लास 10 के पहले कभी भी 90 अबव स्कोर किया ही नहीं था। तो अगर तुम सोच रहे हो कि भैया मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत पीछे हो गया, तो ये मेरा भी थॉट प्रोसेस था, बट मैंने कम बैक किया और आई एम श्योर तुम भी कर लोगे। तो आइए सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट समझते मैंने ईच सब्जेक्ट में क्या क्या किया है। स्टार्टिंग विथ मैथ्स, मेरे हाफ ईयरली में वर्स्ट परफॉर्मेंस आई थी, 40 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए थे मेरे। पर मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ, मेरी गलती यही थी और मैं श्योर हूँ सब लोग यही बोलेंगे, बट यही है इसका रीज़न कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप मेरी बात मानो, आप 30 मिनट्स करो, 40 मिनट्स करो, 50 मिनट्स करो, 1 घंटा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट आप डेली मैथ्स को थोड़ा टाइम दे दो। बस एक्सरसाइज सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली करो। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगा। आप जितना भी लास्ट मोमेंट ट्राई कर लो, आपसे नहीं होगा। आप बस 30 मिनट्स दो, 40 मिनट्स दो, बस पर टाइम दो उसे डेली, और आप देखो कैसे कैसे इंप्रूव होते हैं आपके मार्क्स। अब बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस करेंगे कि क्या आप बुक्स कौन सी यूज़ करें। इतना स्ट्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एनसीईआरटी सॉल्व हो गई है, आपसे बन रहे एनसीईआरटी के सवाल, और आपका सिलेबस अच्छा खासा हो गया है जितना ज़रूरत थी, तो मैं सजेस्ट करूँगा देन ओनली यू शुड मूव टू आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल। अगर इनफैक्ट आपका सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ है, बट आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आपको उस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कोई सी भी कंपनी की क्वेश्चन बैंक या फिर सैम्पल पेपर की बुकलेट ले लो। मेरे पास ओसवाल की थी, ओसवाल सैम्पल पेपर्स और ओसवाल क्वेश्चन बैंक, और उसमें से मैंने मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल को हाथ नहीं लगाया और मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास टाइम है तो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के लिए ज़रूर जाइए। अगला सब्जेक्ट है साइंस। नाउ ये साइंस एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि एक तो फर्स्टली इसमें बहुत सारी कंटेंट रहता है और वो याद करने में सालों सालों लग जाते हैं। बट मेरे पास एक ही इसका सोल्यूशन है कि आप अच्छे से नोट्स बनाओ इसके लिए। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही वास्ट है, और आपको वो जब एग्ज़ाम के पहले ये सारा कंटेंट एक ही नोटबुक में चाहिए। आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, पर आप नोट्स बनाओ, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दूसरा मुझे पॉइंट जो आप लोगों को बताना है वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो साइंस में। हाफ ईयरली में मेरी भी बहुत ही एवरेज सी परफॉर्मेंस थी, ऑलमोस्ट कि मैं गिव अप कर दिया था कि साइंस मुझसे नहीं होगा, मैं गिव अप कर रहा हूँ। बट एक ही चीज़ मैंने समझी कि मेरी आंसर राइटिंग इज़ द की, क्योंकि टीचर्स जब आपके आंसर देखती है वो दो या तीन कीवर्ड देखेगी और आपका आंसर डायरेक्ट टिक कर देगी। बट अगर वो कीवर्ड्स आपके आंसर में प्रेजेंट ही नहीं है, वो देखेगी भी नहीं आपका पूरा आंसर, वो उन्हें ऑलरेडी उनके माइंडसेट में चलेगा इस बच्चे ने कुछ गलत ही लिखा है, कीवर्ड तो है ही नहीं। तो यही तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, और इनफैक्ट आप नोट्स बनाओ अच्छे से। एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्लियरली अंडरलाइन करो, चैप्टर में सब अंडरलाइन करो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, एंड रिविजन भी करना पड़ेगा उस नोट्स का ही। तो दैट इज़ माई एडवाइस टू यू गाइस। बात आ जाती है रिसोर्सेज पे, तो मैं जैसे पहले कहा था कि साइंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप कोई से भी क्वेश्चन बैंक ले लो, कोई सी भी कंपनी की, और आप देखो कि आंसर्स कैसे लिख रहे हैं वो, कौन से कीवर्ड उनके आंसर्स में इंक्लूडेड है, और वो देख के आप खुद के आंसर्स लिखना ट्राई करो वैसी टाइप के कीवर्ड्स के साथ। मैं बता रहा हूँ आपका आधा काम वही हो जाएगा। आपकी आंसर राइटिंग अगर इंप्रूव होगी, आपके साइंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। और एक और चीज़, एनसीईआरटी इज़ द की भाई। एनसीईआरटी के आगे कुछ आएगा ही नहीं। आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है, उसके बैक क्वेश्चंस करने, और मैं बता रहा हूँ आपका आधा काम वही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखने चाहिए बस। अगला सब्जेक्ट है एसएसटी। मैं जानता हूँ बहुत थकाने वाला सब्जेक्ट है ये, बहुत ज़्यादा कंटेंट है इस सब्जेक्ट में, बट मेरे पास एक सोल्यूशन है इसके लिए। आपको मेरे बस एक चीज़ करनी है, आपको बस 4 साल का या 3 साल के पहले के एसएसटी के पेपर ऑब्जर्व करने, और कौन से क्वेश्चंस, कौन से फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है वो आपको ऑब्जर्व करना है, और आपको बस वो अपनी टेक्स्ट बुक में मार्क कर देना कि ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं बस। क्योंकि एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है उसमें सारे डिटेल्स नहीं आते, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें आती है उसमें से। तो फिर आपको बस वो ऑब्जर्व करना है कि वो स्पेसिफिक चीज़ें आएंगी कौन सी, और वो टेक्स्ट बुक में मार्क करने से आपको समझ जाएगा कि कौन से चीज़ें लर्न करने ही पड़ेंगे जो 100% आएंगे। यही है इसका एक सोल्यूशन। और मैं जानता हूँ कि एसएसटी बहुत सारे लोगों को बोरिंग भी लगता है, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड तो करना ही पड़ेगा एक हद तक। तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा आप यूट्यूब वीडियोस भी देखो अच्छे यूट्यूबर्स की। मैं सजेस्ट करूँगा दिगराज सिंह राजपूत, बहुत ही बेहतरीन, वो कॉन्सेप्ट जैसे एक्सप्लेन करते हैं बाकी और कोई करता ही नहीं है। 100% यू शुड गो फॉर दिगराज सिंह राजपूत, बहुत अच्छे से उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देते हैं एसएसटी में। तो हाँ, रिसोर्सेज
बट एसएसटी में मुझे नहीं लगता आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है। आप पे ऑलरेडी 4 बुक्स है, इतना ज़्यादा कंटेंट ज़रूरी नहीं है एक सब्जेक्ट के लिए। पर मैं इतना बोलूँगा कि आप बस स्टोरी समझो, हिस्ट्री में तो स्टोरी समझो, आप खुद आंसर लिखने लगोगे, अपने शब्दों में आंसर लिखने लगोगे, और वो ही अच्छा रहेगा एसएसटी के लिए, इतना वास्ट सब्जेक्ट जो है। और एक और चीज़ है, बस आप बैक जो क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करो, और आप बस गूगल से या फिर कोई से भी सैम्पल पेपर से जो गूगल पे मिलेगा, आप रैंडमली क्वेश्चन उठाओ और ट्राई करो लिखने का अपने खुद के वर्ड से। तो आपको समझ आएगा आप ये चैप्टर समझे हो, आप उसके आंसर लिख पा रहे हो क्या, ये आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर इसका आंसर हाँ है, आपने एसएसटी को मास्टर कर लिया है। लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश, पहली चीज़ हिंदी और इंग्लिश में मुझे नहीं लगता और कुछ ज़रूरत है, बस आप रीडिंग करो। आप 2 बार 3 बार रीडिंग करो जब तक आपके ब्रेन में छप ना जाए पूरी स्टोरी। इस पॉइंट पे छपने जानी चाहिए कि आप क्वेश्चन जब आएंगे आप खुद ही समरी लिख दोगे उसकी ईजिली, आपको इतना याद हो गई होगी। इस पॉइंट तक लाओ। और दूसरी चीज़ मुझे यही कहनी है कि जिन लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ग्रामर एरर होते हैं हिंदी में, उन्हें बस एक चीज़ इंश्योर करनी है, आप क्वेश्चन के आंसर्स में देखो जो वर्ड रिपीट होते हैं बार बार, उन्हें आप लर्न कर लो कि कैसे उनकी ग्रामेटिकल एरर ना हो, आप इंश्योर करो, क्योंकि वो रिपीट होते हैं तो आपके कम चांसेस हो गए मार्क्स लूज़ करने की। थर्ड पॉइंट जो मुझे मेक करना है वो है कि आप राइटिंग स्किल और ग्रामर को, हिंदी की ग्रामर को हल्के में ना ले, क्योंकि आप स्टोरी में कुछ तो लिख ही लोगे आंसर्स में, बट ग्रामर में सबसे ज़्यादा मार्क्स लूज होते हैं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को राइटिंग स्किल और क्वेश्चन राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं वही कहूँगा कि आप बस स्टोरी समझो, और जैसे जैसे आप समझो कि वो क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। एक टाइप की लैंग्वेज होती है उस क्वेश्चन की इंग्लिश में, वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और ये आप तभी समझ पाओगे जब आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश में, तो ही आपको वो समझ आएगा। और राइटिंग स्किल के फॉर्मेट और कंटेंट दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज, मैं सच बता रहा हूँ, इसमें कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आई थिंक दो, एक तो सप्लीमेंट्री रीडर और एक नॉर्मल, दोनों लैंग्वेजेस के लिए है। तो मैं सजेस्ट करूँगा बस वो अच्छे से पढ़ लो, और बस आपका काम हो गया ही। और आपको अगर तब भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप कोई क्वेश्चन बैंक ले लो और देखो कि कैसे लिख रहे हैं वो आंसर्स। मेरा सिक्स सब्जेक्ट एआई था, तो फिर मैं एआई के बारे में बात करूँगा। बहुत सारी जगह पे आईटी होता है, बहुत सारी जगह पे फाइनेंशियल मार्केट होता है, मैं वो नहीं जानता, मेरा एआई था। और इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, बहुत ही हल्का सब्जेक्ट है। आप इसमें इजीली 100 ऑन 100 स्कोर कर सकते हो, और ये बेस्ट ऑफ 5 के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था इसमें। आई डोंट थिंक कि ज़्यादा इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको बस जल्दी से थोड़ा रीडिंग कर लेना है, मेन पॉइंट्स उसके समझ लेने, और आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ही नहीं पड़ता। ये इसका फ़ायदेमंद चीज़ है। आप उसमें जब आप बोर्ड्स रहते हैं उसमें 6 सब्जेक्ट का, तो फिर आप एमसीक्यू, आधे एमसीक्यू रहते हैं और आधे 1-2 मार्कर के 3-3 मार्कर के रहते हैं मेन चीज़ें, वो आपको बस याद होनी चाहिए। और ये इजीली बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आई डोंट थिंक इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। सो थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए, जैसे कि कौन से क्रिएटर्स को फॉलो करें, कौन से टीचर्स को फॉलो करें आगे की जर्नी में, तो फिर आप मुझे ज़रूर बताना। मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन से क्रिएटर्स को फॉलो करना चाहिए जो मैंने फॉलो किए थे। और या अगर आपको और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे कमेंट्स में, मैं वो सारे नहीं कर पाया, बट मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि एक और वीडियो बनाऊँ, या फिर आपकी कोई भी जो क्वेरी हो आप कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा, मैं वो ज़रूर देखूँगा और वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।